हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है उन सबको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर इनसे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी 5 चैप्टर का हमने डाला है वो उनमें सब जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो कि उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हमने डिस्कस किया है। और इस टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड टोटल जो कि प्रीवियस एग्जाम में या फिर इस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन सबको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आप अगर ये पूरा वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर वीडियो अंत तक देखने के बाद अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देंगे, जो कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी अति मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, धैर्य एवं और दृढ़ता। क्योंकि आपको पढ़ाने की उत्सुकता से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। बच्चा जिस वक्त पढ़ना चाहता है आपको उस वक्त पढ़ाना है। आपको बच्चे की उत्सुकता पर ध्यान देना है, न कि आपके खुद के उत्सुकता पर ध्यान देना है। शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धति और विषय का ज्ञान आपको जितना हो, आप मान के चलिए अगर आप पीएचडी करके जा रहे हैं एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने, तो बच्चों को उससे कोई मतलब नहीं कि आप कितना पढ़े हुए हैं। बच्चे को उससे मतलब कि बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं, आप बच्चे के लेवल के अनुसार उसे पढ़ा रहे हैं कि नहीं। मानक भाषा का इस्तेमाल एक कभी नहीं होगा पढ़ाने की दक्षता के लिए। तो ये आपका अगर मानक वाला क्वेश्चन कभी भी ऑप्शन आता है तो वो आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बी, धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मकता मतलब आप समझ लीजिए क्रिएटिविटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको ऑप्शन है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, या फिर प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी है, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। तो ये अच्छे अंक वाला अंक से कोई रिलेटेड नहीं है, उपलब्धि या लक्ष्य पर बल देना भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 3 में है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ठीक है। तो ये बच्चों को पढ़ कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, समय गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चों को समय गतिविधि करने के लिए देंगे। तो आपका आंसर हो गया डी, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे अगर खुद से करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरह से सीख सकते हैं। तो आप बच्चों को समय गतिविधि करने के लिए देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किस चीज़ का। तो प्रतियोगिता का बढ़ावा कभी नहीं देगा, सहयोग का बढ़ावा देगा, तटस्थता मतलब रटने की भावना को कभी विकसित नहीं करेगा, प्रतिद्वंद्विता की भावना को भी विकसित नहीं करेगा। तो ये इसका आंसर हो गया बी नंबर, सहयोग की भावना को विकसित करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। तो आपका हो जाए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो, वो उसे अपने विषय का गहन ज्ञान हो, वह अत्यधिक संवेदनशील हो, वह सख्त अनुशासन पसंद करता हो। तो ये आपका आंसर हो गया ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो। ठीक है, जो कि आपका ना ही इमोशन से ज़्यादा वो सोचे और ना ही ज़्यादा माइंड से, तो ये एक संतुलन बना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। ठीक है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है आजीविका कमाना या बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास। तो ये बच्चों का सर्वांगीण विकास मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, या फिर फिजिकल क्षेत्र में हो, मानसिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, ये टोटल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होना चाहिए। वही उद्देश्य होगा किसी भी टीचर का। क्वेश्चन नंबर 7,
शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए इसमें? तो शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता, ये भी नहीं होगा। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन हो गया सही। क्योंकि अगर तत्काल शिक्षक को नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को आप गलत बता देंगे या उसे डांट देंगे या उसे बैठने के लिए बोलेंगे। आप बाद में बोलिएगा, आप ये बोल सकते हैं बच्चे को कि हम अभी इसको अच्छे से पढ़ करके बाद में हम इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो ये आपका 8 का डी हो गया आंसर। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कब? जब बच्चा के अंदर जिज्ञासा हो। जैसे क्लासरूम में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो जिस वक्त बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछे उसी वक्त बच्चे को उसका आंसर मिलना चाहिए, ना कि आप इस बोल सकते हैं कि क्लास के बाद में देंगे, फुर्सत में देंगे या फिर क्लास खत्म होने के बाद देंगे। तो जिस वक्त बच्चा की जिज्ञासा होगी क्वेश्चन पूछने की, आप बच्चे को उसी वक्त संतुष्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन है, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, या फिर आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या फिर आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये सही है ऑप्शन नंबर डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे तो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो आपका हो जाएगा ये आप, तो फर्स्ट ऑप्शन है वीडियो अनुरूपण, सेकेंड ऑप्शन है प्रदर्शन, सी है समय के द्वारा किया गया अनुभव, या डी इनमें से सभी। तो ये सबसे बेस्ट हो सकता है बच्चों के लिए समय के द्वारा किया गया अनुभव। बच्चे खुद से करके जो सीखेंगे उसमें उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और वो अच्छे तरीके से उसको सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन करना चाहिए। अनुदेश आप कक्षा में नहीं दे सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हुआ। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, तर्क कर सकते हैं बच्चे स्वतंत्र रूप से। तो आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि दृढ़ विश्वास है कि, तो बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं? यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी हो गया आंसर, कि शिक्षार्थी का जो एक्सपीरियंस होगा, प्रत्यक्षण, वो महत्वपूर्ण होता है बच्चों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 में है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षिका अपने आप से किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन है सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशनात्मक सामग्री, या फिर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, या फिर सीखने की तत्परता। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सक्रिय भागीदारिता आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि वो प्रश्नों का उत्तर खुद नहीं देती है, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा, मतलब ग्रुपिंग में एजुकेशन दे रही है, सहयोगात्मक कोऑपरेटिव लर्निंग करा रही है। तो ये सक्रिय भागीदारिता एक दूसरे के से हो रहा है, तो ये सक्रिय भागीदारिता आपका आंसर हो गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें लगभग 40+ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? बच्चों पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेने चाहिए, या व्यवस्था फेल हुई है। तो अगर बच्चे फेल होते हैं तो इसका मतलब है कि व्यवस्था फेल हुई है, स्कूल फेल हुआ है, ना कि बच्चे फेल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षा है। तो ये समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो आप समय सारणी को या फिर आप बैठने की व्यवस्था को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, उसे अन्य विद्यालयों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए उस बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या फिर बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भोजन का प्रस्ताव देना चाहिए। तो आपका 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो आपका ये 15 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो समूह गतिविधियों के दौरान समझाती के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए और ये सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। और डी नंबर में है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए कोई विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के समान लक्ष्य सुरक्षित करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। या फिर यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य नहीं है तो वह शिक्षा की व्यवस्था असफल मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है या कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न को शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। मोहन का पक्ष लेकर भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मोहन का पक्ष लेकर भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जब मोहन से प्रश्न पूछती है राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। ठीक है, जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है, क्योंकि राधिका को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वहाँ पे भी शब्द को बदलना चाहिए। शब्द कठोर है तो उसे अच्छे से समझाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करती है, तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछ लेती है। और जब मोहन को दिक्कत होता है तो वो अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। तो मोहन के लिए शब्द बदल रही है लेकिन राधिका के लिए कोई शब्द बदल नहीं रही है। तो ये मोहन का पक्ष ले रही है और रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो इसका बी ऑप्शन हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या हो सकता है? तो ये शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षार्थियों को किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो आप ये शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, रटंत विद्या को आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। क्योंकि नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, अगर बच्चा अपने भाषा में खुद से सीख रहा है तो वे बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः किस चीज़ की ओर संकेत करती है? तो आवश्यक उपचारात्मक युक्ति, क्योंकि बच्चे किस तरह से गलती करते हैं अगर उसको टीचर समझेंगे तो उसे बताने में ज़्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 23, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? तो ये खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास नहीं हो सकता है। जहाँ अगर खोज सक्रिय अधिगम अगर होगा, सक्रिय अधिगम होगा या फिर खोज अधिगम होगा तो उसमें लाभ होगा न कि ह्रास होगा। तो ये लाभकारी नहीं है। ठीक है, तो 23 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 24, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में किस विचारक द्वारा किया गया है? समर्थन किसके द्वारा किया गया है? तो जॉन डेवी के द्वारा किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 28 एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बच्चों के साथ आप अलग अलग करेंगे तो वे फिर अच्छा क्लास के लिए नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 अंतपरक अनुदेशन। अंतपरक अनुदेशन क्या है? तो अंतपरक अनुदेशन जो है शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ठीक है, अंतपरक अनुदेशन शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 27 यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए, क्योंकि पाठ के दौरान लगातार गलतियां कर रहे हैं तो उसके अनुदेशन कार्य को बदलना चाहिए, समय सारणी को बदलना चाहिए या फिर बैठने की व्यवस्था में अदला बदली बच्चों को आगे पीछे कर देना चाहिए, जिससे कि वो लगातार गलती नहीं करे। क्वेश्चन नंबर 28 किसके अलावा, किसके अतिरिक्त माने कि किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये हम उम्र के साथ प्रतियोगिता वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा हमेशा, तो प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना इसमें से इसके अलावा नहीं होगा और सब होगा। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंध का विकास, ठीक है, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, और हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना नहीं होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? कौन सा जो है जॉन डेवी के अनुसार दिया गया है? तो विद्यार्थी को समय ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। 29 का आपका सी ऑप्शन हो गया, विद्यार्थियों को समय ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसे उपेक्षा की जा सकती है कि, ठीक है, अपेक्षा की जा सकती है कि। 30 का हो गया आपका सी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। वो प्रगतिशील शिक्षा हो गया कि सामूहिक कार्य करें, सक्रिय भागीदारिता करें, एक दूसरे से मिलकर कार्य करें और सामाजिक कौशल को सीखे। क्वेश्चन नंबर 31 शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाकर ही किया जा सकता है, न कि रटने को प्रोत्साहित करके अगर शिक्षण की तकनीक अपनाकर परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होगा। तो आपका आंसर हो गया बी नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, जो कि CTET 2012 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया है और इससे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर अब 33 ये क्वेश्चन आपका छूट गया, ये 32 बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं? तो आपका ये हो जाएगा व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। ठीक है, अलग से भी बाल केंद्रित शिक्षा में सिर्फ बच्चे अलग से भी सीख सकते हैं और ग्रुप लर्निंग भी कर सकते हैं, तो व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप से सीखेंगे। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, ये आपका एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि इसका ये हो जाएगा बच्चे के निष्पादन का स्तर क्या है, क्योंकि इसके सहारा देने का मात्रा क्या है तो इसके समझने की क्या शक्ति है, सोचने की क्या शक्ति है, उस पर निर्भर करता है। उसी हिसाब से आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। तो बच्चे के निष्पादन स्तर पर निर्भर करता है कि बच्चे को कितना हेल्प किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 34 इन कथनों से आप किससे सहमत है? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिकीय संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो 34 का सी हो गया आंसर। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था की भी दोष है और बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, एक झलक है।
क्वेश्चन नंबर 35, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों को कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं है, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधि। तो 35 का डी हो गया, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधि, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्रगतिवादी शिक्षा। प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? तो अनुबंधन और पुनर्वनलन के सिद्धांतों पर आधारित, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, क्योंकि विज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत है। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षकों को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो प्रगतिवादी शिक्षा जो है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, जो कि CTET 2015 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 37, बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उससे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मापदंडों पर आकलन करना। तो ये मानक मापदंड कभी नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग कि ऑप्शन में अगर मानक मापदंड है तो वो ऑप्शन कभी नहीं होगा। शिक्षकों के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी समय की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो ये आपका बी आंसर हो गया। शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे, मार्गदर्शन देंगे और उस शिक्षार्थी अपनी समय को समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य, तो ये हो जाएगा अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ऐसी कोई इसमें से नहीं, सृजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति मिलना चाहिए, बच्चों को स्वीकार करना चाहिए, अध्यापक का सकारात्मक रुख होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, न कि याद करना, न कि अंक या ग्रेड के द्वारा इसे प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 40, NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती है कि यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, कि बच्चे अगर किस तरह से गलती कर रहे हैं उसको पहचान करके उसकी सहायता आप कर सकते हैं। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और आप लोग अच्छे से वीडियो लास्ट तक देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।